नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात भागलपुर की। भागलपुर में कोसी अपना रौद्र रूप दिखा रही। नवगछिया के बेहपुर में कोसी के कहर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। घर के घर कोसी में विलीन होते जा रहे हैं। एक एक कर लगातार कई घर कटाव की चपेट में आकर जल समाधि ले रहे हैं, जिसकी वजह से कहारपुर गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। कटाव रोकने की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न ही प्रशासन और विभाग के किसी अधिकारी ने अब तक इनकी सुध ली है। लोग अपने ही हाथों अपना घर तोड़कर पलायन को मजबूर है या फिर खाली कर भाग रहे हैं। कटाव पीड़ितों की शिकायत है कि फ्लड फाइटिंग टीम के अधिकारियों ने भी अब तक एक बार भी गांव का दौरा नहीं किया है। ग्रामीणों की माने तो गांव में अब तक 21 घर कोसी में समा चुके हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोसी नदी का कहर जारी है और नवगछिया में भी बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है। पलायन के लिए लोग मजबूर हैं, घर के घर नदी में समा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अब तक 21 घर नदी में समा चुके हैं और कटाव की चपेट में कहारपुर गांव है। लोगों में दहशत का माहौल है, खुद अपने घरों को तोड़ रहे हैं या फिर घर को छोड़कर पलायन को मजबूर हो रहे हैं लोग। आप दो तस्वीरें इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नदी में किस तरह से घर समा रहे हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। और दूसरी जगह आप देख रहे हैं नवगछिया में बाढ़ से स्थिति कितनी बेहाल है। बतलिए तो नहीं छे घर, नहीं छे दुआर, नहीं छे मालक साधन, नहीं छे आदमी के साधन। गाछे तर बैठलो ये गाछ काटी तब कहाँ जेबे बाबू बैठे ले। सरकार से की मांग करे छी? सरकार से मांगे छे जमीन, खाना खर्चा। बेटा कहाँ रहे, घर कटी गए कहाँ रहते। हम लोग जो है जो अमीर आदमी जिसको पैसा हो बाहर जाएगा, कहीं भी कुछ कर सकते, लेकिन जो गरीब आदमी है यहाँ जिसको की रोज मजदूरी करता है खाता है, वो कहाँ जाएगा। और पानी से परेशानी की खबर हाजीपुर से है, जहां एक बार फिर सदर अस्पताल समेत शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सदर अस्पताल आने जाने वाले मरीजों को और परिजनों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि इमरजेंसी वार्ड तक में पानी घुस चुका है। वहीं अस्पताल रोड, कचहरी रोड और राजेंद्र चौक समेत सभी मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। और इधर दरभंगा में भी घंटे भर की बारिश में शहर का हाल बेहाल हो गया है। शहर की तमाम मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं शहर में जाम भी लग गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। खबर भागलपुर से, जहां पुलिसकर्मी की वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गाड़ियों की जांच के नाम पर कुछ पुलिसकर्मी वसूली कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिविल ड्रेस में एक पुलिस का मददगार लोगों से पैसे मांग रहा है। पैसे लेने के बाद वो गिनकर पुलिसकर्मियों को दे रहा है और पैसे मिलने के बाद ही लोगों को गाड़ी की चाबी दी जा रही है। ये तस्वीरें कोतवाली थाना क्षेत्र के मारवाड़ी पाठशाला के पास की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो गंभीर सवाल उठा रही है। जरूरत है ऐसे रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं वायरल वीडियो की। ये वीडियो है जहां भागलपुर की बताई जा रही है। तस्वीर कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां मारवाड़ी पाठशाला के पास की ये तस्वीरें हैं। और न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होने पर वीआईपी में संग्राम और वीआईपी के विधायक राजू सिंह का मुकेश सहनी पर बयान। तो आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में शामिल नहीं होने पर वीआईपी में संग्राम मचा है और वीआईपी के विधायक राजू सिंह पर मुकेश सहनी का बयान है। बैठक का बहिष्कार करना गलत है, फैसला उन्होंने गलत बताया। मुकेश सहनी ने विधायकों से बात नहीं की, विधायकों से राय लेनी चाहिए थी, ये राजू सिंह ने कहा। और एनडीए में अगर असहज हो तो फैसला ले सहनी, सरकार में है तो मजबूती से फैसला ले, हमारी बात ना सुनी जाए ये नहीं चलेगा। जनता इस तरह की बहानेबाजी नहीं सुनेगी।
एनडीए की बैठक में न शामिल होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। वहाँ शामिल होना चाहिए था कि वहीं एक उचित प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे अपने दल के लोगों के सामने, अपने सदन के नेता के सामने, मंत्रियों के सामने, सबके सामने अपनी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पे रखना। लेकिन कल का नहीं जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुकेश सहनी कहते हैं कि वो एनडीए में असहज है। ये भाई समझ में नहीं आता, अगर वो इस बात को बोल रहे हैं कि एनडीए में असहज है तो उनके विधायक उनके साथ है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। असहज है तो कोई निर्णय ले, उस निर्णय में हम लोग उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये कहना असहज भी है और बार बार ये एक बच्चों की तरह जो बात होती है कि रुस जाना, फूल जाना, ऐसा संभव नहीं है। जब सरकार में है तो सरकार में मजबूती से रहनी चाहिए। सरकार में मेरी बात भी मजबूती से लोग सुनेंगे। का भी पलटवार, सहनी को एनडीए की बैठक में जाना चाहिए था और मुकेश सहनी का बयान अपरिपक्वता की निशानी है, अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। तो मुकेश सहनी के तेवर पर मांझी का भी पलटवार। उन्होंने कहा सहनी को एनडीए की बैठक में जाना चाहिए। मुकेश सहनी का बयान अपरिपक्वता की निशानी है और अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। अगर वहाँ कुछ करना था तो सार्वजनिक में कहते कि हमको ये चाहिए था, और फिर अखबारों में कहना कि साहब हमारी बात न सुनी जाती है, सिपाही तक उसके पास चपरासी तक हमारी बात न लग सकता है। हम समझते हैं कि ये सहनी जी के थोड़ा सा अपरिपक्वता का ये द्योतक है। और जहाँ तक ये कहते हैं राजू जी कि जाना गलत है तो वो उनकी बात है, कहे होंगे, हमसे तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी बात हम कह सकते हैं कि न आए तो बात तो सहनी जी का माने न लोग है। तो चारों विधायक सहनी जी के साथ हैं। अब घर में है, कोई गार्जियन है तो उससे चाहे हम क्या होकर बतियाएँ या सो होकर बतियाएँ, कुछ दबाव डालने के लिए ये सक्षम है। और दूसरी बात कि इसका कोई अगर अर्थ निकालता है कि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं या इस सरकार से अलग हो सकते हैं, तो इसका कोई खुलासा कर दिया कि हम लोग साथ हैं, समर्थन देते रहेंगे। एनडीए से नाराज चल रहे वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। अपने विधायकों के साथ होने का दावा भी उन्होंने न्यूज 18 पर किया। मुकेश सहनी से बात की हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं। मुकेश जी, कल आपकी बड़ी नाराजगी थी, अब किस तरह से इस मामले को देखा? नहीं, नाराजगी थोड़े मतलब हम लोग एनडीए में है, क्लियर है, एनडीए में है। और एनडीए में बहुत सारी चीजें होता है, इंटरनल बात होता है, उसको हम लोग रख के अपनी चीजें को ठीक कर लेंगे। इसमें बहुत बड़ा नाराजगी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके कुछ विधायक हैं, वही आपके फैसले से कहीं ना कहीं नाराज है। उन्होंने, राजू सिंह ने कह दिया कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनडीए की बैठक में आप नहीं गए। ठीक है, देखिए पार्टी है, स्वतंत्र है, हर जाति धर्म के लोग पार्टी में हैं और सबको बोलने की आज़ादी है। और ये पार्टी खून पसीना बहा के निषाद समाज ने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और भी सभी समाज को हम लोग ने एडजस्ट किया, सब विधायक बने हैं, मंत्री बने। लोग दिन में कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं, ठीक है। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, बोलते हैं चलिए यूपीए के साथ गठबंधन कीजिए, उधर मंत्री बन जाते हैं। कोई बोलता है एनडीए के साथ ही रहना है। तो ये सब बात तो चलते रहेगा ना, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सब हमारे साथ है और हमारे विधायक मजबूती से सब हमारे साथ है, कल सब हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे। तो एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, एनडीए में थोड़े से इशू है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए में थोड़ा सा इशू है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। और जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रिक्वेस्ट किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। हम भी कहेंगे केंद्र सरकार को कि जातिगत जनगणना निश्चित तौर पर होना चाहिए, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड ऐसे राज्य में खास करके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिछड़ी समाज के लोग काफ़ी बड़े हैं। और जब जातिगत जनगणना होगा तो फिर हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं बेहतर उनको उठाने के लिए। और जब इस देश में पशु का जनगणना हो सकता है, पशु में कौन सा ब्रीड है, साहिवाल है कि बछौर है, जब इस सब की चीज़ का जनगणना जब मैं खुद पशु एवं मत्स्य संसाधन के विभाग में जब ये सब मैं खुद करा सकता हूँ, तो बताइए कि इंसान का क्यों नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इंसान का भी होना चाहिए और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे ध्यान दें और मुझे लगता है कि भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल की, कल आप जीतन राम मांझी से भी मिले, उनसे लंबी बातचीत हुई आपको। उससे पहले आपने कहा था कि हम लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, हम लोगों को फैसला लेना चाहिए।
नहीं, ऐसी बात है। माजी जी तो हमारे अभिभावक हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। इसी के लेके कल मुलाकात हुआ, क्योंकि जो बनारस में जो घटना हुआ था उसमें माजी जी खुल के पार्टी के सपोर्ट में आए थे, समाज को आगे करने के लिए आए थे, तो इसके लिए धन्यवाद देने के लिए मैं पर्सनली जाके मिला। राजनीतिक कोई बात नहीं है, ये सब तो जब दो नेता मिलेंगे सुपर पावर तो ये सब तो बात होबे करेगा ना। बिहार में 4 पार्टी का जब सरकार है और 2 पार्टी एक जगह मिलेंगे तो बहुत सारा बात होगा। बहुत से ऑफर भी आ रहे हैं। नहीं ठीक है, वो सब ऑफर तो आज से नहीं आ रहा, पहले से ही आ रहा है, डे 1 से आ रहा है। एनडीए के साथ आप हैं? एनडीए के साथ है बिल्कुल। तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है और जो भी परेशानी हुई है उसे मिल बैठकर दूर कर लिया जाएगा। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इससे पहले 23 मार्च की घटना को लेकर आरजेडी और माले के विधायक आज फिर हेलमेट पहनकर विधानमंडल परिसर में पहुंचे। उन्होंने पुलिस और सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर आते हैं। विधायकों को मारा गया, लोन से फेंका गया और फिर पुनः सत्र शुरू हुआ है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि दोबारा इन विधायकों पर पुनः जो है कार्रवाई करे। इसलिए हम सब भयभीत हैं कि इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हेलमेट लगाकर जो है आज आए हैं। लोगों को डर है जो पिछले बार विधानसभा के सत्र जो माननीय विधायकों पर जुर्म हुआ, पुलिसिया कार्रवाई हुई, इससे हम लोग भयभीत हैं। हम लोग आते हैं कभी डंडा चल रहा है, गोली चले, इसलिए हम लोग हेलमेट लगाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि विधानसभा में सुरक्षित गांधी विधायक नहीं है तो आम आवाम कैसे? तो क्या हेलमेट लगाने से आप सुरक्षित रहेंगे? और लाठी डंडा से पिटाई चला, उससे तो हम लोग कतार कम से कम नहीं फूटेगा ना, सर नहीं फूटेगा। माननीय सदस्यों को पीटा गया, मर्यादा को तार किया गया, तो आज मुझे भी डर लग रहा है कि हम आए हैं और किस प्रकार से कहीं बिहार पुलिस ना हम माननीय सदस्यों पर हमला कर दे, इसलिए सर का बचाव हो, इसी सर के बचाव के लिए हम आज यहाँ आए। सदन के बाहर आज भी कांग्रेस के विधायकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। यहाँ देख सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक जो हैं वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्या, लूट, आगजनी, बिहार सरकार की अपनी बेशर्मी कब तक छिपाएगी, इस तरह के जो है वो नारे लगा रहे हैं। समस्तीपुर के जो मसले हैं उसको उठा रहे हैं। कोरोना महामारी का मसला उठाया उन्होंने। पेगासस जासूसी कानून जो है, कांड जो है, उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे अजीत शर्मा भी हैं, आनंद शंकर हैं। आनंद शंकर से बात करते हैं। आनंद जी, ये देखिए, जिस तरीके से महंगाई देश में बढ़ी है, आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है और पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, दाल जिस तरीके से महंगा हुआ है, उस तरीके के आम आदमी के थाली से तो इन सब सारी चीजें ये हट गई। तस्वीर तो कुछ और बता रही है। आप बात महंगाई पे कर रहे हैं, हत्या, लूट, आगजनी की बात सारे मुद्दे हैं इसमें। तो पेगासस जासूसी कांड का भी मुद्दा है, बालू का भी मुद्दा है। अब एक ही आदमी सारे मुद्दे को तो लेकर चलेगा नहीं ना। एक आदमी लेकर नहीं चलेगा, लेकिन एक पार्टी लेकर के चल रही है। पार्टी लेकर चल रही है। देखिए, पार्टी में सभी लोग सब तरह का बात कर रहे हैं, सभी मुद्दाएं हैं, चाहे वो जासूसी का मामला हो, जो फोन टेपिंग का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। सरकार पूरी तरह फेल है और हम लोग ये बताना चाहते हैं, आईना दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि बिहार की हालत क्या है। कोई आईना लेकिन टुकड़ों में है। आरजेडी उधर अलग प्रदर्शन कर रही है, सीपीआई माले अलग प्रदर्शन कर रहा है, आप अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आईना एक क्यों नहीं है? एक तस्वीर क्यों नहीं दिखा? अलग नहीं है। देखिए, यह अलग अलग होकर यह ताकत दिखा रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं। इसको देखिए, ये मत समझिए अलग है। हम लोग सब अपनी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के समझिए कि महागठबंधन का है। चलिए, प्रतिमा जी कुछ कह रही थी आप कल शब्दों में। नहीं, हम कह रहे थे कि सभी जो भी महागठबंधन घटक दल है सब एक जगह है और जनता का इतना समस्या है कि एक साथ सब लोग नहीं उठा सकता है। अलग अलग मुद्दे सबको उठाना बहुत जरूरी है ताकि कुंभकर्णी सरकार को हम लोग इनसे जगा सकें। तो ये एक एकजुटता सदन के अंदर भी दिखेगी। सदन चलने देंगे आप लोग? बिल्कुल, सदन कैसे चलने देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना होगा। पुलिस सदन चलाएगी या विधायक लाठी खाएगा? ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा जी। देखिए, ये मुद्दे बहुत ही गहरे मुद्दे हैं और जनता के सवालों के मुद्दे हैं। बेरोजगारी का सवाल हो, लूट और हत्या का सवाल हो, पेगासस जासूसी, सरकार खुद अपने लोगों की जासूसी करवा रही है। नरेंद्र मोदी जी से लगता है देश नहीं संभल रहा है, तो जासूसी के बुनियाद पर वो देश चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह प्रश्न है और जनता इन प्रश्नों से जूझ रही है। जनता बुनियादी सवालों के लिए गुहार लगा रही है, उसके जवाबात
नहीं मिल पाते, ये नहीं मिल पाते हैं। लेकिन देखना होगा कि सरकार अब आगे क्या जवाब देती है, सरकार का क्या जवाब होता है, ये देखना अहम होगा। मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देश में बढ़ती महंगाई, पेगासस जासूसी कांड और बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट के मुद्दे को लेकर आज भी माले के विधायकों ने प्रदर्शन किया। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने 23 मार्च की घटना के लिए सरकार से माफी मांगने की बात कही है। बिहार विधानसभा में आज बालू का मुद्दा उठा। विधायक राम प्रवेश राय ने कहा कि बिहार में बालू का अवैध खनन जारी है, जिस पर मंत्री जनक राम ने कहा कि बिहार में बालू का खेल करने वालों पर कार्रवाई हो रही है और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पुनः 2021 में पटना, भोजपुर, छपरा, औरंगाबाद, रोहतास के बंदोबस्तधारियों ने 50% बढ़े हुए दर पर काम करने के लिए राजी थे, तब अवैध खनन करने वाले माफियाओं से उन्हें प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की गई? सुरक्षा प्रदान करने ही हेतु आपने देखा होगा, ये पहली बार जिला के जिला कप्तान हो, अंचलाधिकारी हो, खनन के माइनिंग इंस्पेक्टर हो, ये तमाम बड़े बड़े अधिकारियों, और इतना ही नहीं, निगरानी विभाग इकाई द्वारा इसमें सघन जांच चल रही है। जैसे जैसे जांच सामने आ रही है, उनके ऊपर कार्रवाई बड़ी से बड़ी करने की सरकार मादा रखती है। और शिक्षा व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने सदन में सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को नहीं दे पा रही है प्रोत्साहन राशि। कोरोना का रोना कब तक चलेगा? लगभग जो सवाल में पूछा गया है कि 2,20,000 छात्र जो हैं वो पास किए हैं, तो आवेदन भी लगभग जो है तकरीबन उतना ही पहुंचेगा लाखों में। मंत्री जी ने अभी कहा कि ये जो है प्रायोरिटी वाइज स्कीम चल रहा है सरकार का, प्रायोरिटी वाइज हम लोग इसमें भुगतान कर रहे हैं और कुछ भुगतान जो है नहीं हुआ है, किन किन कारणों से नहीं हुआ है हम ये जानना चाहते हैं। लगभग 2,20,000 में से कितने छात्रों को भुगतान हुआ है? बिहार विधान परिषद में पारस अस्पताल का मुद्दा उठा। विधान परिषद में कई विधान पार्षदों ने पारस अस्पताल में इलाज में लापरवाही और ज्यादा बिल लेने का मुद्दा उठाया। सदस्यों की मांग पर सभापति ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराने का निर्देश भी दिया। मैंने कहा कि ये पारस हॉस्पिटल ये केवल लूटता है, मरे हुए लोगों को वेंटिलेटर लगा देता है, दोहन करता है, क्योंकि मैं इसमें भुक्तभोगी हूँ। इसलिए जांच कमेटी बैठी है, जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सभापति जी ने एक समिति बनाने की बात की है जो जांच करेगा, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के चलते या किसी पर्टिकुलर निजी अस्पताल को ही टारगेट करने की आवश्यकता से बेहतर होगा राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाए। इधर गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में आज गोपालगंज का मुद्दा उठाया और पूछा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत क्या काम हुए। साथ ही डॉक्टर सुमन ने पूछा कि पीएमएफएमआई स्कीम के तहत बिहार में केंद्र सरकार को कितना उद्योग लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और डॉक्टर सुमन के सवालों का केंद्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जवाब दिया और बताया कि गोपालगंज में अभी तक उद्योग के लिए एक आवेदन आया है। गोपालगंज में हमारे पीएफएमई के अंतर्गत कितनी इकाइयां हैं उसके बारे में बताया जाए एवं गोपालगंज से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है तो उसके बारे में बताया जाए। गोपालगंज में 68 सूक्ष्म तथा 2 समूह उद्योग इकाई इस वर्ष बनाने का लक्ष्य है। गोपालगंज में अभी तक एक आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा किया गया है। एक उत्पाद के तहत गोपालगंज को पपीता उत्पादन के लिए राज्य सरकार की अनुशंसा का चयन किया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में कितने आईएएस आईपीएस के बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब सरकार इसका ब्यौरा जुटाने में जुटी है। वहीं इस मामले पर शिक्षक संघ ने भी सरकार पर हमला बोला है तो न्यायालय के आदेश की सराहना की है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के दावे के साथ कहा कि सरकार ब्यौरा जुटाने का भले ही प्रयास कर ले, लेकिन ऐसे 1% सरकारी स्कूल नहीं मिलेंगे जहां आईएएस और आईपीएस के बच्चे पढ़ाई करते मिलेंगे। शिक्षक नेताओं से बात
की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सरकारी स्कूलों में कितने आईएएस, आईपीएस और अधिकारियों के बच्चे पढ़ाई करते हैं, सरकार अब इसका ब्यौरा जुटाने में जुट गई है। पटना हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि राज्य के प्राथमिक स्कूल या अन्य स्कूलों में क्या कोई अधिकारी के बच्चे पढ़ाई करते भी हैं या नहीं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जवाब मांगा है तमाम जिलाधिकारियों से, एसपी से कि आपके जिले में अगर ऐसा स्कूल है तो आप चिन्हित करके 4 तारीख को आप जवाब दें। तो शिक्षक नेता हमारे साथ हैं राज्य में जो लगातार इस बात की मांग उठाते रहे हैं कि आईएएस, आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करें। क्या लग रहा है, अब सरकार ने तो अब ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है? नहीं, कोई आईएएस आईपीएस का बच्चा सरकारी स्कूल में, हम लोग 18 साल से मांग कर रहे हैं कि सभी बच्चे आईएएस हो, आईपीएस हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। जैसे गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल जाना जाता है, और ये आईएएस आईपीएस अपना आलीशान महल वाला जो स्कूल है, बड़ा बड़ा ब्रांडेड स्कूल, उसमें भेज देते हैं। आज स्थिति ये है कि हाईकोर्ट जवाब कर रही है, कोई आईपीएस आईएएस, आप खड़े हैं स्कूल, पटना का स्कूल है, एक भी आईएएस आईपीएस का बच्चा यहाँ इनरोल्ड नहीं है। इसी तरह से पूरे बिहार के 75,000 स्कूल में कोई आईपीएस आईएएस का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मेरे समझ से 1% भी आईएएस और आईपीएस के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट तो 100% ही आ जाएगा, लेकिन भले ही उनका जो मंशा हो, लेकिन जो सरकार के अगर ये कोर्ट पूछी है, इसके लिए हम माननीय न्यायमूर्ति के प्रति आभार प्रकट करता हूं। जिस तरह का अगर ये मामला को जनहित याचिका में सुनवाई हुई है तो उनके प्रति मैं धन्यवाद करता हूं। जिस तरह का मुद्दा पहले आना चाहिए। सभी जो शिक्षक नेता हैं वो पटना हाईकोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस तरह से पटना हाईकोर्ट ने रुचि दिखाई है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि 4 अगस्त तक जवाब देनी है सभी जिलाधिकारियों को, सभी एसपी को राज्य सरकार के पास कि आखिर कितने जिले हैं ऐसे जहां पर आईएएस और आईपीएस के बच्चे पढ़ाई करते हैं, कितने ऐसे स्कूल हैं जहां पर अधिकारियों के बच्चे दाखिला लिए हैं। लेकिन शिक्षक संघ ने साफ कहा है कि ऐसे 1% भी स्कूल नहीं मिलेंगे जहां पर कोई आईएएस और आईपीएस के बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर पढ़ाई किए होते तो शायद शिक्षा व्यवस्था आज बदल गई होती और स्कूलों की तकदीर भी बदली होती। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।